वोटिंग का राइट हमारा एक बहुत ही पावरफुल लीगल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। 18 साल से ऊपर होने के बाद हम वोट कर सकते हैं और वोट करना भी चाहिए, क्योंकि जिस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते उसको तो हम खुद हार चुके होते हैं। और इलेक्शन के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक 8 मेंबर्स कमेटी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसमें अमित शाह जी भी होंगे, अधीर रंजन चौधरी जी भी होंगे। और इस 8 मेंबर्स कमेटी का काम है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर अपनी रिपोर्ट फाइल करना। आज हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के टॉपिक को। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। एक तरफ जहां बीजेपी इसके फेवर में है, वहीं अपोजिशन इसको पूरे तरीके से अपोज कर रहा है, आप देख सकते हैं। बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। तो आज हम समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है और ये टॉपिक इतना डिबेटेबल क्यों है, क्योंकि जितने लोग इसके फेवर में हैं लगभग उतने ही लोग इसके अपोज में हैं। आखिर क्यों? इस 8 मेंबर्स कमेटी का काम है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल टू लॉ विद लॉ। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, वन नेशन ऑन वन इलेक्शन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंडिया में हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, और आजकल ये इतना लाइमलाइट में क्यों है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है लोकसभा के और सारे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराना, और उसके साथ लोकल बॉडीज़ हैं जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी हैं, पंचायत हैं, इन सब के इलेक्शन भी साथ में कंडक्ट कराना। यानी कि देश में जितने भी इलेक्शन होने हैं वो सारे एक साथ ही कंडक्ट कराए जाएंगे, एक साथ एक टाइम पे। तो यही हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हाँ जी, आपको शायद पता होगा 1967 से पहले इंडिया में जो इलेक्शन होते थे वो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर ही आधारित थे। यानी कि इंडिया में 1967 से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, लोकसभा और लोकल बॉडीज़ सबके इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जाते थे। तो अगर हम बात करें इंडिया में 1952, 1957, 1962 एंड 1967 के इलेक्शंस सब वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट पर ही बेस्ड थे। उसके बाद 1967 में जब ये प्रैक्टिस एबॉलिश कर दी गई तो 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रैक्टिस को दोबारा से यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को दोबारा से अडॉप्ट करने का सजेशन दिया। फिर 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को फिर से इंडिया में अप्लाई करेंगे। उसके बाद 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से अप्लाई करना है तो हमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने के लिए हमें जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से 50% ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन यानी कि एसेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से जब ये रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस से, तब जाके हम इस अमेंडमेंट को कर पाएंगे। अगर हम बात करें, जब हमें पता है 1967 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में होते थे तो एबॉलिश क्यों कर दिए गए, और एबॉलिश कर दिए गए तो हम दोबारा से इसको लाना क्यों चाहते हैं। तो 1967 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को इसलिए एबॉलिश करना पड़ा था क्योंकि उस मोमेंट पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के थ्रू रोज़ नए स्टेट्स बन रहे थे। जैसे कि 1966 में आपको पता है हरियाणा बना था। इस तरह से हर रोज़ नए स्टेट्स बन रहे थे, और जो पुराने स्टेट्स हैं उनमें से कई बार 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट बनाया जा रहा था। तो इस वजह से जो एग्जिस्टिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो टाइम टू टाइम डिज़ोल्व हो रही थी और नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ बन रही थी।
तो ये करना बहुत मुश्किल था कि जो ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं उसी के बेस पे जो डिज़ोल्व हो चुके हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके लिए दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराने थे। तो इस वजह से हमें इस कंसेप्ट को एबॉलिश करना पड़ा था 1967 में। आज की अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, तो वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को अप्लाई क्यों करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट, आखिर इसके बाद इसको अप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम इसके पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। टाइम सेविंग, यानी कि ये हमारा टाइम को बहुत बचाएगा। आज हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का इलेक्शन है, कल लोकसभा का, फिर म्यूनिसिपैलिटी का, फिर पंचायत का। तो इस तरह से डिफरेंट इलेक्शंस हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, सबके इलेक्शन एक साथ होंगे, तो हमारा बार बार वोट करने के लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा और इतने सारे इलेक्शन से रिलेटेड अरेंजमेंट्स बार बार नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारा टाइम सेव होगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा है फंड सेविंग। आपको पता है जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो पार्टीज जीतने के लिए कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती हैं, डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, मीटअप रखती हैं और इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। तो उसमें काफ़ी सारा फंड लगता है, तो वो सब फंड यानी कि हमारा पैसा फालतू में बर्बाद होने से बचेगा। तीसरा, जब एक साथ पूरे इंडिया में इलेक्शन ऑर्गेनाइज होंगे तो ये हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ वननेस यानी कि एकता की भावना उत्पन्न करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो इतने डिले होते हैं इलेक्शन की वजह से कि आज यहाँ पे इलेक्शन है तो आज इस वजह से रोड डाइवर्ट कर रखी है और ये काम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे डिले और लैचेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क्स इलेक्शन की वजह से हमें टालने पड़ते हैं। इन सब से हमें छुटकारा मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट हमारा डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा फंड बचेगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, तो हम इस सब को यूटिलाइज़ कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए। इससे हमारा पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस भी रिमूव होंगे, इससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। आपको पता है जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट टीचर्स को, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अपना काम भी डिस्टर्ब होता है। तो इस सबसे छुटकारा मिलेगा और हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी वोटर टर्न डाउन नहीं होगा, ज़्यादातर पर्सन्स वोट कास्ट करेंगे। और अगर हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जितना प्रमोट हो रहा है उतना ही डिमोट भी किया जा रहा है, उतना इसका पोजीशन में भी लोग खड़े हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। हमें बहुत सारी EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी जो हमारे पास अभी नहीं है, और उसके लिए हमें बहुत अच्छा एक साथ फंड चाहिए। और उसके बाद हमें उन EVMs को प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, रखना भी पड़ेगा, तो उस सब में काफ़ी सारा हमारा फ़ंड खर्च होने वाला है। दूसरा, जब सारे सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी इलेक्शन ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व होंगी पूरे देश में, जब एक साथ इलेक्शन होंगे, तो उस कंडीशन में हमारा देश एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको एक थ्रेट हो सकती है। तीसरा, इसमें कोई भी प्रोविज़न ये नहीं मेंशन है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन में हमें ये भी नहीं पता कि अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज़ की और वो गवर्नमेंट टाइम से पहले फॉल डाउन हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर हम दोबारा से इलेक्शन कराएंगे मिड टर्म में, तो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट तो प्रिवेल कर ही नहीं पाएगा। और अगर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या हम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करेंगे उस टाइम में, या हम एक्जैक्टली क्या करेंगे, इसके प्रोविज़न भी इसमें मेंशन नहीं है। दूसरा, अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को प्रिवेल कराने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करनी पड़ेंगे, जिसका प्रोसीजर काफ़ी लेंदी है। और जब भी पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो नेशनल पार्टीज़ अपने बड़े बड़े कैंपेन करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं स्मॉलर पार्टीज़ की एग्जिस्टेंस को एक थ्रेट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब सारे इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, लोकसभा के एक साथ होंगे, तो इतने सारे कैंडिडेट्स और कैंडिडेट से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो वोटर्स को ओवरडोज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न दोनों होंगी। और इसमें सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि नेशनल इश्यूज़ कहीं ना कहीं स्टेट इश्यूज़ को डोमिनेट करेंगे और हर स्टेट की अपनी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी, और वो जो पर्सनल स्टेट के इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाएंगे। तो ये हैं हमारे वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव से रिलेटेड कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो अभी तो कमेटी एस्टैब्लिश हुई है, वो जल्दी अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी, और आई नो कमेटीज़ के जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने के बाद इसके सॉल्यूशंस भी लेके आएगी, और होपफुली इंडिया में जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट प्रिवेल हो सकता है। सो
आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर ऑलमोस्ट हो चुके होंगे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो मोर सच लीगल अपडेट्स एंड टेक केयर. टाटा बाय बाय. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. टाटा बाय बाय.